हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रिफा एंड ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे बहुत सारे पीएचडी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में जो मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में दिए थे। वैसे ये जो इंटरव्यूज़ हुए थे वो ऑनलाइन हुए थे। सो मैंने सोचा कि ये सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि ये सारे इंटरव्यू 5 to 7 मिनट से चले थे। सो अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये इंटरव्यू ऑनलाइन थे। ऑफलाइन में इंटरव्यू ज़्यादा लंबे हो जाते, लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं तो वो लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करने की ट्राई करते हैं। तो ये सारे इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट चले होंगे या सारे के सारे एवरेज तो 5 to 7 मिनट से चले हैं। सो ये वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के बारे में जो हुआ था IIT गांधीनगर में, NCCS पुणे, ICGB न्यू दिल्ली, रेक्ट मुंबई एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे जो IIT बॉम्बे में रिटर्न टेस्ट होता है। पीएचडी इंटरव्यू होने से पहले रिटर्न टेस्ट होता है ना, अगर आप लोग ये रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करोगे तो ही आपका राउंड 1 होगा। राउंड 1 इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो राउंड 2 होगा। सो पहला तो रिटर्न टेस्ट होता है। मैंने ये रिटर्न टेस्ट दिया था, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कैसी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया था IIT बॉम्बे रिटर्न टेस्ट के जो क्वेश्चंस हो गए ताकि मुझे आइडिया मिले सो दैट मैं कुछ प्रिपेयर कर सकूं, बट इस पर कोई वीडियो नहीं थी। तो जब मैंने रिटर्न टेस्ट दिया था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मुझे याद थे वो मैंने पेपर पे लिख लिए थे और वो मेरे पास है। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इससे क्या होगा, भले वो लोग सेम क्वेश्चन ना पूछे, आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिटर्न टेस्ट में। सो आप उस हिसाब से उस अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं IITs में रिटर्न टेस्ट में, ये सेम टू सेम गेट एग्ज़ाम के जैसा होता है। अगर आप लोग का गेट एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा या आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी, आप लोग के 1000 स्कोर में से 700 या 600 आ रहा होगा, तो पक्का आप लोग का रिटर्न टेस्ट बहुत अच्छा जाने वाला है और आप लोग रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं जिसका गेट का इतना अच्छा स्कोर नहीं आता है, बट वो लोग का CSR का बहुत अच्छा होता है। वो लोग ने मेनली CSR पे फोकस किया होता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा गेट के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब जैसे गेट में MCQ पूछते हैं वैसी उनको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे केमिस्ट्री पार्ट होता है गेट में, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे रिटर्न एग्जाम में। आधे से ज़्यादा पेपर केमिस्ट्री का था एंड आधा पेपर जो हमारा बायोसाइंस का होता है उसका था। इन शॉर्ट वो पूरा गेट का ही पेपर था, ऐसा ही समझो। सो क्वेश्चंस तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उस हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर मैं IIT बॉम्बे की रिटर्न एग्ज़ाम की बात करूँ तो ये मेरा जो मैंने CSR का एग्ज़ाम क्रैक हुआ था उसके बाद मैंने, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि इंटरव्यू के लिए इतनी मेहनत लगती है और इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सो एग्ज़ाम देने के बाद मैंने तो रिवीजन छोड़ दिया था और मैं ऐसे ही IIT बॉम्बे में इंटरव्यू देने के लिए चली गई थी। हाँ, जब IIT बॉम्बे का रिटर्न एग्ज़ाम होता है, वो लोग आपको बुलाते हैं तो उससे पहले वो लोग सिलेबस भी शेयर करते हैं कि वो कौन से पार्ट में से पेपर पूछने वाले हैं। तो हम लोग के टाइम पे वो लोग ने बायोसाइंस का तो सारा ही रख दिया था। इसके अलावा उन्होंने केमिस्ट्री में एक स्पेसिफिक बता दिया था कि हम लोग रिएक्शन रेट में से ही पूछेंगे, इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स में से नहीं पूछेंगे। वो लोग ने ऐसा दे दिया था, बट फिर भी उन्होंने दूसरे केमिस्ट्री के जो सब्जेक्ट थे जो गेट में पूछे गए थे उसमें से भी पूछा था। तो इन शॉर्ट आपको सभी पढ़ना होगा, मतलब आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए तो आपका रिटर्न एग्जाम क्रैक होगा। तो अभी मैं आप लोग के साथ वो सारे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ जो मुझे पूछे गए थे। So as you can see here, these are the questions that were asked in the written test at IIT Bombay. So जैसा आपको दिख रहा है, मोलारिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, देन रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये क्वेश्चन गेट के सिमिलर, यहाँ पे टॉल्यूइन का रिंग स्ट्रक्चर दे दिया था और ये रिएक्शन दिया था एंड पूछा था आगे कौन सा रिएक्शन होगा। देन पूछा था बफर है जिसका pH 3 है, अगर हम ऐसा बफर ऐड करेंगे तो लाइसिन पे क्या चार्ज होगा एंड ग्लूटामेट पे क्या चार्ज होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछी गई थी बीटा मरकैप तो इथेनॉल की।
और डायटोमिक एंड बियरिंग डाइपोल मोमेंट वाले ऑप्शंस चूज़ करने के लिए बोला था। मोलैरिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आप देख लेना। एक ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें ना हमको ये वाला फिगर दे दिया था, ये इमेज है जो हमको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से मिलेगी। तो हमको पूछा था कि ये प्लांट का सेल है या एनिमल का सेल है, वो बताने के लिए इसमें कौन से ऑर्गेनेलीज हमको दिख रहे हैं और ये फिगर देख के हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बट इतने क्वेश्चन मुझे याद थे जो मैंने आके डायरेक्टली बुक में नोट डाउन कर लिए थे, तो ये मैंने शेयर किए हैं। बॉम्बे में इंटरव्यू के लिए तो ना लाइक वो लोग ने हॉस्टल का अलॉटमेंट पहले से बता दिया था कि आप लोग को अगर अलॉटमेंट चाहिए तो आप ले लो, तो मैंने पेमेंट वो सब कर दी थी। फिर हम लोग लाइक मैं और मेरी मॉम गए थे आईआईटी बॉम्बे, और वो लोग ने ना मुझे हॉस्टल 11 में दिया था। वो हॉस्टल मतलब इतना, जो रूम था इतना गंदा था, लाइक मैं वो वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड मतलब वहाँ पे मतलब रहने के लायक भी नहीं था। फिर हम लोग ने सोचा यहाँ पे हम लोग नहीं रह सकेंगे, वहाँ पे लिजर्ड भी थी, तो मतलब वो रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं था। और माय मॉम वाज लाइक कि अगर तेरा यहाँ पे होता भी है इन फ्यूचर तो तू कैसे ये हॉस्टल में रहेगी। मतलब वो हॉस्टल की हालत इतनी ख़राब थी, लाइक 3rd फ्लोर पे दिया था, लिफ्ट भी नहीं थी, ऊपर तक जाना था, फिर बार बार खाने के लिए उतरना। तो फिर हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे तो नहीं रह पाएंगे, तो फिर हम लोग ने जो आईआईटी बॉम्बे का गेस्ट हाउस होता है वहाँ पे हम लोग रहे थे 2-3 दिन तक, जब तक रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आया नहीं था तब तक। वैसे तो रिटर्न टेस्ट देने के बाद मुझे तो पता था मेरा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं प्रिपरेशन करके ही नहीं आई थी और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या रिटर्न टेस्ट में पूछते हैं। मैंने सर्च भी किया था रिटर्न टेस्ट के लिए, और गेट की मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन नहीं थी जितनी मेरी CSIR की थी। सो इसी वजह से मेरा नहीं हुआ था ये वाला। जब नहीं हुआ था इसके बाद मैंने मेरी मेन प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इंटरव्यूज़ के लिए कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो गाइस ये है आईआईटी बॉम्बे हॉस्टल 11, जो रूम मुझे दिया गया था टेम्पररी स्टे के लिए। और जब मैंने पूछा था कि अगर पीएचडी में एडमिशन होगा तो कौन सा हॉस्टल देंगे, तो नीचे रिसेप्शन पे बोला था यही मिलेगा। बताऊंगी अभी आईआईटी गांधीनगर के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो आईआईटी गांधीनगर का जो इंटरव्यू था वो ऑफलाइन हुआ था। आईआईटी गांधीनगर में क्या हुआ था, ये वाला ऑफलाइन था, तो मैं गई थी, डायरेक्ट इंटरव्यू ही था। आईआईटी गांधीनगर में सिलेक्ट करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म जब हम देते तो वो लोग हमको बहुत क्वेश्चंस पूछते वो फॉर्म में कि आपका जो लॉन्ग टर्म करियर ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको किसी टॉपिक पे पीएचडी करने का मौका मिलेगा तो आप किस पे करोगे, ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैंने पहले जब दिया था आईआईटी गांधीनगर का तो मतलब मैंने वो क्वेश्चन अच्छे से आंसर नहीं किए थे, और मेरा CSR का परसेंटाइल भी बहुत अच्छा था, रैंक भी अच्छा था, 99.25 परसेंटाइल थे। तो इतना अच्छा परसेंटाइल होने के बाद भी वो ने सिलेक्ट नहीं किया था मुझे। लेकिन जब नेक्स्ट 6 मंथ के बाद फिर से एप्लीकेशन फॉर्म निकला था तब मैंने वो फिर से फिलअप किया था, और तब मैंने वो 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से, लाइक मेरे जो वर्ड्स थे उससे ही मैंने आंसर किया था, जेन्युइन जो मैं सोचती हूँ। तो वो लोग ने मुझे सिलेक्ट कर लिया था और उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था। फर्स्ट टाइम जब मैंने आंसर किया था तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी। तो आप लोग मत लेना हेल्प, खुद के वर्ड्स में जो आप फील करते हो वो लिख देना, भले कैसी भी सिंपल इंग्लिश होगी, जो भी होगा चलेगा, बट ऐसे एआई से नहीं लिखाना चाहिए। मैंने लिखाया था इसीलिए मुझे पता चला कि हाँ ये लोग मतलब एआई का डिटेक्ट करते होंगे, इसीलिए मतलब तब नहीं हुआ था मेरा, वो लोग ने नहीं एक्सेप्ट किया था एप्लीकेशन फॉर्म। नेक्स्ट टाइम मैंने खुद से लिखा था, खुद के वर्ड्स से बहुत दिल से लिखा था कि हाँ पीएचडी क्यों करनी है, लॉन्ग टर्म में जेन्युइन इंटरेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो लोग ने एक्सेप्ट किया था और इंटरव्यू के लिए बुलाया था। जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो पैनल मेंबर्स थे, लाइक
थे 7-8 लोग। देन उन्होंने पूछा कि पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस किया खुद को। देन वो लोग ने पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने बताया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला तो वो लोग ने ओपेरॉन से क्वेश्चन स्टार्ट किए, व्हाट इज़ अ लैक ओपेरॉन। और वहाँ पे बोर्ड था, वो लोग ने मुझे ड्रॉ करने के लिए बोला, बोर्ड पे लैक ओपेरॉन ड्रॉ करके दिखाओ एंड बताओ हर एक पार्ट। मैंने ड्रॉ किया। देन वो लोग ने बोला ये जो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए है, ये तीनों का फंक्शन क्या होता है। देन मैंने वो लोग को उसका फंक्शन एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एक मैम थे, मैम ने एक क्वेश्चन पूछा, इज इट ओके इफ वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर इन द ओपेरॉन। जो ऑपरेटर होता है उसका पोजीशन अगर हम चेंज करेंगे तो क्या वो चलेगा, बाय मूविंग इट फर्दर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द प्रमोटर साइड। तो उन्होंने रीज़न पूछा येस और नो, नो है तो क्यों नो, येस है तो क्यों येस। तो वो मैंने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद उन्होंने एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा था कि डू यू नो कैप बाइंडिंग साइट, वो क्या होता है, तो मैंने वो एक्सप्लेन किया था। तो कैप बाइंडिंग साइट वाला प्रमोटर ड्रॉ किया था। फिर देन उन्होंने पूछा कि ये जो कैप बाइंडिंग साइट होती है, अगर हम इसको मूव करें तो मूव कर सकते हैं ना, तो अगर मूव करेंगे तो क्या होगा। देन उन्होंने पूछा व्हाट इज़ इंट्रॉन एंड हाउ इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन, ये क्वेश्चन पूछा था। देन उन्होंने पूछा एक मैच्योर प्रोसेस्ड mRNA है एंड वो मैच्योर mRNA में अभी भी इंट्रॉन प्रेजेंट है बाय सम रीज़न। सो उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या होगा अगर इंट्रॉन प्रेजेंट रहेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो पूछा। देन उन्होंने बोला कि जो प्रोकैरियोटिक mRNA होता है उसका स्ट्रक्चर बोर्ड पे ड्रॉ करो। देन मैंने ड्रॉ किया। देन यूकैरियोटिक mRNA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला, वो ड्रॉ किया। तो यूकैरियोटिक mRNA में 3' एंड 5' UTR रीजन होते हैं। तो उन्होंने बोला ये जो UTR होते हैं इसका क्या फंक्शन होता है एंड ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसकी लोकेशन क्या होती है। तो देन वो आंसर किया था। तो उन्होंने पूछा अगर ये जो रीजन है 3' एंड 5' UTR, अगर ये रीजन प्रेजेंट नहीं हो गया mRNA में तो क्या होगा। ऑपरेटर वाले में मैंने ये आंसर किया था कि अगर हम ऑपरेटर की पोजीशन बहुत ज़्यादा अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में लेके जाएंगे, ऑपरेटर का मेन फंक्शन होता है दैट वो रेगुलेट करता है ओपेरॉन को। तो अगर हम उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो मिस रेगुलेशन होगा, वो ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा प्रमोटर को, तो पोजीशन हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैंने आंसर किया था। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मैम ने क्वेश्चन पूछा था दैट एक वेक्टर है, वो वेक्टर में 2 इको R1 साइट है एंड 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब मुझे ये जो वेक्टर है इससे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो मैं कैसे बनाऊंगी। और ना IIT गांधीनगर में बोर्ड पे एक ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए बोला था। मतलब वो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कैसा ग्राफ था और किस चीज़ का था, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला था और मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी लाइक कैसे होगा। तो मतलब सर उसमें हेल्प कर रहे थे, लाइक वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे। वो लोग पूछ रहे थे एक्स एक्सिस पे क्या होगा, मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई एक्सिस पे क्या होगा, मैंने बोला डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर मैंने 5 मतलब 5 10 15 20 ऐसे करके बनाया और मतलब वो लोग हेल्प कर रहे थे। लाइक इतना कुछ वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज तो होनी चाहिए। केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछा था IIT गांधीनगर में, वो ये था, उन्होंने बोला था कि आपको 10 ml सॉल्यूशन बनाना है 0.01 मोलार NaCl का। तो मतलब वो नॉर्मल मोलारिटी वाला क्वेश्चन, देखो मोलारिटी वाले क्वेश्चन तो सारे इंटरव्यू में पूछते ही है। BRC में भी पूछा था, IIT में भी पूछा था और भी आइजर पुणे में भी पूछा था, और मतलब ये तो पूछते ही है। तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी मतलब ये कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर आप कर ही लो। और मैंने IIT बॉम्बे का
नेक्स्ट टाइम जब हुआ था नेक्स्ट साइकिल, वो ऑनलाइन हुई थी आईआईटी बॉम्बे की, तो वो मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया था। तो ऑनलाइन इंटरव्यू में पहले सर ने पूछा, सर ने बोला कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने इंट्रोड्यूस किया। मुझे लगा जैसे आईआईटी गांधीनगर में एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, हो सके मतलब अगर हुआ तो यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बट सर ने नहीं पूछा एरिया ऑफ इंटरेस्ट आईआईटी बॉम्बे वाले इंटरव्यू में। उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट किया इम्यूनोलॉजी से। सर ने बोला कि वी आर स्टार्टिंग विथ इम्यूनोलॉजी एंड सो टेल मी व्हाट इज एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन करो। दिस वाज ऑनलाइन इंटरव्यू। सो मैंने एक्सप्लेन किया कि एंटीबॉडी जो होता है उसमें 4 चेन्स होती है, 2 हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है। वो जैसी प्रॉपर डेफिनेशन थी वो मैंने उनको एक्सप्लेन की। मैंने मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्लेन किया कि किसका क्या होता है। देन सर ने बोला कि आपको कैसे पता कि उसमें 4 चेन है? आपको अगर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है और आपको फाइंड आउट करना है कि एंटीबॉडी है उसमें कितने चेन्स होती है, कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो आप एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो और हमको बताओ कि कैसे पता चलेगा कि 4 ही चेन है उसमें और ये बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा था। देन सेकंड क्वेश्चन जो पूछा था वो ये था कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं। व्हाट इसके अलावा पूछा था व्हाट इज साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन एक्सप्लेन करना था। और सर ने फिर पूछा प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करना है तो कौन सी मेथड यूज़ करोगे। मैंने एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन दिया। एक्सपेरिमेंटल मतलब उन्होंने एक सिचुएशन दी कि सपोज एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन को हमको इस तरीके से म्यूटेट करना है कि ये कॉन्स्टेंटली फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही रहे, तो वो हम कैसे करेंगे। तो सर ने इतने क्वेश्चन थे आईआईटी बॉम्बे के ऑनलाइन इंटरव्यू में। ये हार्डली 4 to 5 मिनट्स इंटरव्यू चला था। पहले मुझे ऐसा लगा कि मैंने ख़राब परफॉर्म किया इसीलिए ये इतना कम चला। तो मेरे और 2 फ्रेंड्स थे जो सेम दिन ही उनका भी सेम इंटरव्यू था, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा था कि आप लोग का कितना मिनट्स चला है, तो उनका भी सेम 4 to 5 मिनट्स से चला था। और सबका मतलब वो ऐसे टाइम सेट किया था 5 लोग का 9:30 टाइम वो लोग ने आईआईटी बॉम्बे में दे दिया था। जो पहले टेबल आता है टाइम वाला कि किसका कितने बजे होने वाला है, तो 5 लोग थे जिसका 9:30 एक ही सेम ही टाइम दिया हुआ था। देन 10 बजे में 5 लोग थे, तो मुझे लगता है वो उस अकॉर्डिंग उन्होंने 5 मिनट्स का डिसाइड किया था। तो ये 4 to 5 मिनट से चला था। कैन यू इमेजिन वो सिर्फ वो 4 से 5 मिनट में आप लोग को जज कर रहे हैं और वो 5 मिनट में वो आपको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट राउंड के लिए। आपके पास सिर्फ 5 मिनट हो गए अपना जो नॉलेज है वो प्रूव करने के लिए दैट आप कैपेबल हो। देन मैंने एनसीसीएस पुणे का इंटरव्यू दिया था। ये भी ऑनलाइन इंटरव्यू था। तो सब में पहले एनसीसीएस पुणे का जो इंटरव्यू हुआ था, सर ने बोला था कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो। सो मैंने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें मैंने उनको बताया कि मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में। तो सर ने माइक्रोबायोलॉजी से ही क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो पहले मैंने डेजर्टेशन का बोला था, तो उन्होंने बोला डेजर्टेशन एक्सप्लेन करो। मैंने डेजर्टेशन उनको एक्सप्लेन किया। तो जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी वो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपने क्यों बैक्टीरिया पे ही काम किया, फंजाई पे क्यों नहीं किया। जैसे मेरा जो प्रोजेक्ट था उसका टाइटल था आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एंजिन ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया। मतलब ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करना था सैंपल में से जो एंजिन ऑयल को डिग्रेड करते हैं फॉर बायो रेमिडिएशन पर्पस। तो वो ये बोल रहे थे कि आपने क्यों बैक्टीरिया ही चुने, फंजाई क्यों नहीं आपने सिलेक्ट की। आपने आपके मीडिया में एंटीबायोटिक्स डाले थे, एंटी फंगल कंपाउंड डाले थे या नहीं डाले थे। देन कौन सा मीडिया यूज़ किया था, यही मीडिया क्यों यूज़ किया। एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे थे वो। देन ऐसे ही टाइप के मतलब डेजर्टेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और बहुत स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे। देन प्योर माइक्रोबायोलॉजी से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब कि जो बैक्टीरिया होता है और आर्किया होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, फैटी एसिड कौन सी प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सा क्या क्या प्रेजेंट होता है, फंजाई की सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, और कौन से हम टेस्ट करेंगे तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से। कंडीशन मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन उन्होंने दिया कि एक फ्लास्क है और वो फ्लास्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज
बैक्टीरिया की प्रेजेंट है और मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सा है। तो मैंने उनको पूरा के पूरा एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था। ऑब्वियसली मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आएगा कि अगर सैंपल में इतने सारे अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है तो उनको कैसे अलग करना है। मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, बट फिर भी वो सर मुझे सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे। मुझे मेरा एनसीसीएस का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा कि कंफर्म कैसे करना है, कि कंफर्म यही स्पीसीज है। तो मैंने बोला 16S RRNA सीक्वेंसिंग से हम कंफर्म कर सकते हैं, और ये एक यूनिवर्सल मेथड होती है जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है। तो सर वाज लाइक नहीं, इसके अलावा बताओ, 16S RRNA के अलावा कौन सी टेक्निक होगी वो बताओ जिससे हमको कंफर्म पता चलेगा कि यही बैक्टीरिया का यही स्पीसीज है, यही जेनेरा है, कैसे पता चलेगा। एनसीसीएस पुणे में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पूरा डेजर्टेशन से ही था, डेजर्टेशन स्पेसिफिक। एंड मास्टर्स में जो मैंने सब्जेक्ट किया था माइक्रोबायोलॉजी, तो प्योर उससे ही था, और उन्होंने कुछ पूछा ही। वो बहुत डीप में जा रहे थे, डेजर्टेशन में भी बहुत डीप में पूछ रहे थे। इतना तो बीआरसी में भी नहीं पूछा था, और माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत बहुत डीप में पूछ रहे थे। कभी कभी क्या होता है ना, हमने मास्टर्स में जो पढ़ा होता है हमको सब आता भी है, बट स्पेसिफिक जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो हमको रिवाइज करना पड़ते हैं, वो हमको इतना याद नहीं रहते हैं। तो वो इतना स्पेसिफिक पूछ रहे थे कि कौन सा मॉलिक्यूल होगा, कौन सा क्या होगा, बहुत स्पेसिफिक वे में वो पूछ रहे थे। ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी पूछा था कि ग्राम स्टेनिंग क्या होता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जिसने भी माइक्रोबायोलॉजी किया होगा उसको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। के अलावा मैंने ICGB न्यू दिल्ली का भी इंटरव्यू दिया था। इसका इंटरव्यू बेसिकली ऑफलाइन था, दिल्ली जाके देना था, और मैं रहती हूँ सूरत में, तो सूरत से दिल्ली का जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। एंड फिर सिलेक्शन होता नहीं होता, एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो मैंने ICGB में मेल किया था दैट मैं ये इंटरव्यू देना चाहती हूँ, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कैन ट्रैवल, तो क्या आप मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन अरेंज कर सकते हो। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन लिया था, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो पैनल मेंबर्स थे वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे इंटरव्यू में। बिकॉज देखो मैं आपको रीज़न बताती हूँ, उनके पास सिर्फ 5 ही सीट थी, ठीक है, 5 लोग को वो लोग सिलेक्ट करेंगे, वो लोग बहुत लोग का इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें और मेरा ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। एंड आई वाज लाइक श्योर, हाँ मेरा हो सकता है। वो हमको एक होप रहती है ना कि हम सारा जब आंसर कर देते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि हाँ अच्छा गया है, यहाँ पे हो सकता है। और जैसे जैसे मैं आप सोचो, मैंने इतने सारे इंटरव्यू दिए, ऑब्वियसली रिजेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे हुए। उसके बाद हम इतना सीख जाते अपनी गलतियों से, तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव करते। तो जब तक मैं ICGB तक पहुंची, BRC तक पहुंची, तब तक मुझे मेरे सारे चीज़ें कवर हो गए थे। मेरा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो गया था, और मैं बहुत फेमिलियर हो चुकी थी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसे उसको आंसर करना है। तो ICGB तक तो सब आता था, बट स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जब मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट देखी थी, जो रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें एक फीमेल कैंडिडेट थी जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया था। अब वही सेम फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे BRC में उसने ले लिया, उसका BRC में इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो वो ICGB छोड़ के BRC में आ गई। अब वो मुझे मिली, तो उसने बताया कि हाँ उसको ICGB में मिला था, बट वो वहाँ से छोड़ के आई है BRC में, क्योंकि BRC ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और BRC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आ जाता है। तो उसने ही बताया जो ICGB जैसी प्लेस है वहाँ पे वो लोग ना अपने प्रोजेक्ट ट्रेनीज जो ऑलरेडी वहाँ पे काम करते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कोई है जो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की तरह वहाँ पे ऑलरेडी कुछ मंथ काम कर चुका है, 6 to 8 मंथ, और अब उसको PhD करनी है,
तो वहाँ के जो मेंबर्स होंगे वो पहले उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि उनको उसका काम पता होता है कि वो इंसान काम कैसे करता है। तो ये जो मेरे साथ मेरी बैचमेट है, ये भी मतलब अच्छा काम करती थी और उसको एडमिशन चाहिए था। मैंने उसको लाइक पर्सनली पूछा था कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया था। उसने बोला था कुछ इतना खास नहीं था, बस ठीक ठाक था, बट सर ने मेरे लिए एक सीट रख दी थी, क्योंकि सर को मेरे साथ काम करना था और मैं सर के काम के साथ भी बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गई। तो यहाँ पे मतलब ऐसे होता है कि मतलब वो लोग इंटरव्यू तो ले लेते हैं, बट एट दी एंड वो लोग की जो प्रायोरिटी होती है वो उसको सिलेक्ट करते हैं। बैक टू इंटरव्यू, इसका जो इंटरव्यू था ऑनलाइन हुआ था। बहुत सारे पैनल मेंबर्स बैठे थे, लाइक 15 to 20 हो गए। सो पहले तो मैंने इंट्रोड्यूस किया, देन उन्होंने पूछा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मैंने बोला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो उन्होंने बोला, सर ने बोला कि आप एक्सप्लेन करो mRNA, माइक्रो RNA का जो पाथवे होता है वो एक्सप्लेन करो स्टेप बाय स्टेप। मैंने उनको एक्सप्लेन किया पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सर ने बोला कि आपको मीट्रॉन्स पता है क्या होते हैं मीट्रॉन? तो मैंने, हाँ मुझे पता थे कि मीट्रॉन्स क्या होते हैं। मतलब जो इंट्रॉन होता है वो कभी कभी डिग्रेड होने की जगह वो हेयरपिन का स्ट्रक्चर ले लेता है और वो प्राइमरी माइक्रो आरएनए फॉर्म करता है और फिर जो कैनोनिकल पाथवे होता है वो कंटिन्यू होता है mRNA का। तो मीट्रॉन वाला भी मैंने सर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इंटरव्यू में। इसके बाद एक और सर थे जिसने बोला कि आपको 100 ml 0.1 मोलार NaOH सॉल्यूशन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? सर ने बोला बुक एंड पेज ले लो एंड उसमें आप ड्रॉ करके मतलब जो आंसर आता है बताओ। तो मैंने वो भी सर को बताया। बस ये 4 to 5 मिनट्स इंटरव्यू चला था और मैंने सारे आंसर अच्छे से आंसर किए थे। स्टिल वो लोग ने सिलेक्ट नहीं किया था। इसके अलावा मैंने एक्ट्रैक्ट मुंबई का इंटरव्यू दिया था, टाटा मेमोरियल सेंटर वाला। सो इसमें क्या हुआ, पहले तो वेरिफिकेशन होता है। तो मेरा, मुझे याद है 22 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑनलाइन मुझे 9 बजे का टाइम दिया था एंड टेबल पे मैंने अपना आधार कार्ड रखा था और बैक कैमरा से आधार कार्ड उनको दिखाना था। और वीडियो कॉल में मतलब वो फेस दिखाना था। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। 23 अप्रैल को मेरा मेन इंटरव्यू था, जिसमें मॉर्निंग में फिर से हमको वेरिफिकेशन करना था, जिसमें अभी हमको कैसे दिखाना था, आधार कार्ड ऐसे फेस के पास दिखाना था एंड वो कुछ फोटो खींचते हैं। तो ये वेरिफिकेशन हुआ था एंड आफ्टरनून में इंटरव्यू था। इंटरव्यू मतलब मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया था एंड मैं बहुत होप लेके बैठी थी कि हाँ यहाँ पे होने वाला है मेरा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए थे। तो वो एक होप थी। सर ने बोला इंट्रोड्यूस करो। बहुत सारे पैनल मेंबर्स बैठे थे, मतलब 15 to 20 तो हो गए, पूरा राउंड टेबल बना के बैठे थे। देन सर ने बोला इंट्रोड्यूस करो। मैंने इंट्रोड्यूस किया। मैंने उनको बताया मैंने मास्टर्स किया है माइक्रोबायोलॉजी में। तो सर ने बोला तो आपने माइक्रोबायोलॉजी में किया है, तो हम माइक्रोबायोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। अब आप बताओ कि हम माइक्रोबायोलॉजी में से आपको क्या पूछे, मतलब आप किस चीज़ में आंसर कर सकते हो। तो मैंने तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मुझे लगा था कि शायद पूछे कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अब मुझे ये याद था कि मैंने मास्टर्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हमको एक अलग से पेपर था माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे इम्यूनोलॉजी होता है वैसे हमको माइक्रोबायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो मैंने सर को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोला। तो सर ने बोला कि ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से क्या पूछूं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन? आई सेड ट्रांसक्रिप्शन। तो सर ने बोला कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक्सप्लेन करो। बट मुझे आवाज़ आई कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, मतलब ट्रांसक्रिप्शन इन आवाज़ आई थी और आगे का पार्ट नहीं आवाज़ आई थी। आई डोंट नो, कुछ नेटवर्क इश्यूज हुआ था। तो आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, दैट ऐसे -35 रीजन होता है, -10 रीजन होता है एंड ऑल ऑफ दैट। सर बोलते हैं कि यूकैरियोट में -10 और -35 रीजन होता है। आई सेड नो सर, आई एम एक्सप्लेनिंग ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।
सर ने बोला ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक्सप्लेन करना है, तो मैंने फिर से उनको पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक्सप्लेन किया। दैट ऐसे कोर प्रमोटर एलिमेंट होते हैं, रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, आके बाइंड करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D होता है, वो बाइंड करता है। सर ने बोला कैसे बाइंड करेगा? मैंने बोला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आएगा, टाटा बॉक्स से बाइंड करेगा। उसके पास रीजन होता है, कौन से रीजन्स होते हैं, किस चीज़ का बना हुआ होता है, ऑल ऑफ दैट वो सब उन्होंने पूछा। मैंने उनको बहुत अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने पूछा कि यूकैरियोट्स में कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। मैंने बोला 3 टाइप के होते हैं। उन्होंने बोला कि हर एक का वो किसको ट्रांसक्राइब करेंगे, हर एक जो आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 है, तीनों के तीनों ABC वो किसको मतलब ट्रांसक्राइब कर। सर ने बोला क्यों ये तीनों के टारगेट्स अलग अलग है, क्यों तीनों अलग अलग आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है? तो मैंने बोला तीनों के प्रमोटर्स अलग है। मैंने वो तीनों के प्रमोटर्स उनको एक्सप्लेन किए। देन वो सर ने प्रमोटर्स एक्सप्लेन किए कि प्रमोटर्स अलग होते। तो अब प्रमोटर से सर ने एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा। वॉज सर ने बोला एक रेगुलेटरी एलिमेंट है, रेगुलेटरी एलिमेंट मतलब डीएनए की सीक्वेंस है और 5 रेगुलेटर्स है। ये पांचों रेगुलेटर वो सेम रेगुलेटरी एलिमेंट से बाइंड करते हैं। हमको फाइंड आउट करना है ये पांचों रेगुलेटर्स में से सब में ज़्यादा एफिशिएंसी से कौन बाइंड करता है और कौन सब में ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करता है। तो हम इसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, वो टेक्निक का नाम पूछ रहे थे कि कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। इसके बाद दूसरे सर थे, दूसरे सर ने पूछा व्हाट इज़ क्रिस्टल, मतलब डेफिनेशन क्या है क्रिस्टल की। मैंने एक्सप्लेन किया। देन उन्होंने पूछा कौन सी टेक्निक है जिससे हम कोई भी मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेक्निक के नाम बताए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो सर ने बोला जो NMR है और क्रिस्टलोग्राफी है, ये दोनों में से बेस्ट टेक्निक कौन सी है। तो मैंने बताया दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस है, अपने अपने डिसएडवांटेजेस है। जैसे कि जो NMR होता है वो हम बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में अगर हमारे पास सैंपल कम है तो हमको पहले RDT परफॉर्म करनी पड़ेगी जो लेबोरियस होता है। इसके अलावा क्रिस्टल फॉर्म करना पड़ेगा जो एक बहुत मेजर टास्क है। तो ऐसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, और जो सर थे बहुत तारीफ कर रहे थे, गुड गुड बोल रहे थे, वेरी गुड, यस यू आर राइट। तो इसमें को और हो रहा था कि हाँ ये इम्प्रेस हो रहे हैं, ये यहाँ तो सिलेक्शन पक्का है, मतलब वो इतने इम्प्रेस और सेटिस्फाई लग रहे थे। पूछा कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होती है, मतलब कोई भी अगर हमको नया एंजाइम मिल रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल मिल रहा है तो और हमको उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है तो कोई भी साइंटिस्ट पहले वो उसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी परफॉर्म करेगा, ना NMR ना क्रायो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होगा। तो सर बोलते हैं कि क्यों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब इतने दूसरे टेक्निक्स अवेलेबल है, NMR इजी कंपैरेटिवली, तो क्यों क्रिस्टल बनाना है, क्यों बनाना है क्रिस्टल। तो ये क्वेश्चन था कि क्यों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाए। देन पूछा व्हाट इज़ अ मोटिव, मोटिव क्या होता है, डोमेन क्या होता है। देन उन्होंने एक सिचुएशन दी कि आपको एक इमेज अगर हम देते हैं 3D इमेज प्रोटीन का, तो आपको वो इमेज में क्या क्या दिखेगा। 3D इमेज ऑफ अ प्रोटीन है और उसमें हमको क्या क्या दिखेगा, ये उनका क्वेश्चन था। और उन्होंने बोला कि अगर कोई DNA है और मुझे उसको मैनिपुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, जैसे कुछ इंसर्शन करना है, डिलीशन करना है, तो कैसे होगा। तो मैंने बोला साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्पर यूज़ कर सकते हैं। तो सर ने पूछा दोनों में से बेस्ट टेक्निक कौन सी है। फिर बस इतने क्वेश्चंस थे, और इसके बाद सर ने बोला प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड हुई है, तो आपने क्या प्रोजेक्ट लिस्ट देखी। अब मेरा जो इंटरव्यू था उसके 5 मिनट्स पहले मैंने गूगल पे वो लिस्ट देखी थी और मुझे एग्जैक्टली सारे प्रोजेक्ट्स याद भी नहीं थे। बस ओरल कैंसर वाला एक प्रोजेक्ट था, वो मैंने थोड़ा ऐसे रीड किया था, ओरल कैंसर वाला कुछ है। तो मैंने सर को बोला कि सर मैंने मतलब इतने ध्यान से लिस्ट नहीं देखी क्योंकि जस्ट रिसेंटली ही अपलोड हुई थी, तो ओरल कैंसर वाला मैंने मतलब उसमें रीड किया था। अगर आप लोग भी मतलब इंटरव्यू दोगे तो पहले देख लेना प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड होती है तो उसमें कौन से प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर ऐसे इंटरव्यू में पूछा तो अच्छी इंप्रेशन बनेगी कि हाँ आपने देखा है, आप जेन्युइनली PhD करने में इंटरेस्टेड हो।
Okay, so guys, this was it. I hope this video is helpful to you. And अगर आपको मेरे videos अच्छे लगते हैं तो please do subscribe to my channel, like and share this video. And आपको अगर कोई चीज़ की query है या फिर आप चाहते हो मैं कोई specific topic पे video बनाऊँ, then do let me know in the comment section. Thank you.